यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड किया जाए, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो ऐसे सीन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ज्यादा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है, K इज इक्वल टू AE के पावर माइनस बराबर है, और ये किसके बराबर है, तो माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू माइनस 293 डिवाइड बाई 293 इंटू 313। और एंटी लॉग 1.44 को आप क्या लिख सकते हैं, ये और ये पूरी तरीके से क्या होगा, कैंसिल आउट। लॉग 10 का वैल्यू क्या मिल गया, 1। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में टोटल 6 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 की बारी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिजन थ्योरी के बारे में और साथ साथ अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में कि कॉलिजन थ्योरी क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और अर्हेनियस इक्वेशन को भी समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कॉलिजन थ्योरी को। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। देखो, इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे बाबू अर्हेनियस, और अर्हेनियस के द्वारा यह बोला गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में टकराया जाए या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड किया जाए। तो सबसे पहला मैं लिखने जा रहा हूं गिवन बाय। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे अर्हेनियस, और अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a chemical reaction can takes place only due to the या only by the collision between reacting molecule मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में टकराया जाए या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड किया जाए। देखो, इस थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स भी आपको समझना पड़ेगा। एक एक करके पोस्टुलेट्स को हम लोग समझेंगे और उसको लिखते हुए भी चलेंगे। तो मैं यहां पे हेडिंग लगा रहा हूं पोस्टुलेट्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी। क्या क्या पोस्टुलेट्स है, आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट्स तो यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड किया जाए, है ना। तो पहला पोस्टुलेट पॉइंट तो यही कह रहा है, ए केमिकल रिएक्शन can takes place only by the collision between reacting molecules। ये पहला पोस्टुलेट्स बोल रहा है। इसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि हर एक कॉलिजन से आपका केमिकल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ कुछ ही कॉलिजन ऐसे होंगे जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होगा और कुछ कॉलिजन ऐसे भी होंगे जिससे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। वैसे कॉलिजन जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होगा उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन नाम देंगे, और जिससे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा उसको हम लोग इनइफेक्टिव कॉलिजन नाम देंगे। यहां पे एक पॉइंट लिख रहे हैं, all collision do not leads to the formation of product only a certain
फ्रैक्शन ऑफ टोटल collision leads to the formation of product. है ना। कुछ ही ऐसे कॉलिजन होंगे जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग इफेक्टिव नाम देते हैं, और जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसको हम लोग इनइफेक्टिव कॉलिजन नाम देते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, द कॉलिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट called effective collision। ठीक। और जो कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसको हम लोग क्या बोले, इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं यहां से, द कॉलिजन विच do not leads to the formation of product called, क्या नाम होगा बाबू, इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट बनेगा उसको इफेक्टिव बोलेंगे, और जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। अब जो इफेक्टिव कॉलिजन होगा ना, इस इफेक्टिव कॉलिजन से प्रोडक्ट तो बन जाएंगे, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला बैरियर्स होगा एनर्जी बैरियर, और दूसरा होगा आपके पास ओरिएंटेशन बैरियर। कहने का यह मतलब है इफेक्टिव कॉलिजन कराने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी आपस में कोलाइड करेगा और एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है। तो एक और पॉइंट या फिर एक और पोस्टुलेट लिख सकते हैं हम लोग, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन reacting molecule should possesses sufficient amount of energy and has a proper orientation ठीक है। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है, और इसी के माध्यम से हम लोग कॉलिजन थ्योरी को और अच्छे से समझेंगे और साथ साथ अर्हेनियस इक्वेशन को भी समझेंगे। एक बार पूरे पोस्टुलेट को आप फिर से सुन लो। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हो। अब कॉलिजन बहुत सारे होंगे, लेकिन सारे कॉलिजन से आपका प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। सिर्फ कुछ ही फ्रैक्शन होंगे कॉलिजन का जिससे प्रोडक्ट बनेगा। वो कॉलिजन जिससे प्रोडक्ट बनेगा उसको आप इफेक्टिव कॉलिजन नाम देंगे, और जिससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसको इनइफेक्टिव कॉलिजन नाम देंगे। अब इफेक्टिव कॉलिजन कराने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास टू इंपॉर्टेंट बैरियर की जरूरत है, या टू इंपॉर्टेंट बैरियर से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला एनर्जी बैरियर, जिसको आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, और दूसरा होगा ओरिएंटेशन बैरियर। कहने का यह मतलब है कि इफेक्टिव कॉलिजन करवाने के लिए मॉलिक्यूल के पास दो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हैज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है। तो पहले जरा आप इस सारे पॉइंट को कॉपी कर लो, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी बैरियर को समझ लेते हैं। देखो एनर्जी बैरियर में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास टू टाइप की एनर्जीज होगी।
सबसे पहला होगा एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा होगा आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जरा समझते हैं यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग EA के साथ दिखाएंगे। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए नेसेसरी माना जाता है ना। तो आप कह सकते हैं यहां पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is necessary to cause a chemical reaction, है ना, called as activation energy, है ना। तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए वो मिनिमम एनर्जी जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, उस एनर्जी को आप नाम क्या दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा ना उतना तेजी से प्रोडक्ट बनेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही लेट से प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब यह है एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उतना जल्दी एक्टिवेट होगा और उतने ही जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपका काफी लेट से एक्टिवेट होगा और उसके बाद लेट से ही प्रोडक्ट आपका बनाएगा। तो सिंपल सा फंडा यहां पे आप कह सकते हैं कि अगर बाबू एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो ऐसे सीन पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। वहीं पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएंगे और ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की जरूरत है और रिएक्शन को स्लो करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। यह तो पहला एनर्जी हो गया। दूसरा जो हम लोग सीखेंगे वो होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy which the colliding molecule must possesses as to make a chemical reaction to occur, called थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ऐसा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं ET के साथ दिखा रहा हूं, दिस इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और EA को मैं एक्टिवेशन एनर्जी कह रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और एक और कंसीडर कर लेंगे यहां पे, वो होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर मान ले ऐसा कि KE इज इक्वल टू क्या है, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, दिस इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी बैरियर में दो टाइप की एनर्जी हुई। एक हो गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और एक हो गया आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस रिलेशन को माइंड में रखना, ये आगे चल के भी हमें काम में आने वाला है। इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो मैं यहां पर ग्राफ कंसीडर करता हूं थोड़ा।
जैसे ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के तरफ मैं पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहा हूं और यहां पे मैं लेके चल रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर मैं ग्राफ को कुछ ऐसा बना के चलूं, ग्राफ को मैं कुछ ऐसा बना के चलूं, ठीक है, इसका जो टॉप पॉइंट है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक ना, जिसको मैं ई ए के साथ दिखा रहा हूं, है ना। अब इसके बाद जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इस एनर्जी को मैं कह रहा हूं दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहां से यहां तक की रिएक्शन को मैं कह रहा हूं ग्राफ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब यहां पे क्या है, EAF का क्या मतलब है, दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक हो गया हमारे पास EAB, इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इसी के जैसा एक और ग्राफ अगर मैं दिखा दूं यहां पर कुछ ऐसा, अगेन मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी सोच लेते हैं और यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं अगेन रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस बार जो ग्राफ है मैं कुछ ऐसा लेके चल रहा हूं, इस बार ग्राफ को कुछ ऐसा लेके चल रहा हूं, है ना। यहां पर टॉप पॉइंट जो है दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और जिसे हम लोग EA के माध्यम से दिखाते हैं, है ना। और मैंने क्या बोला कि लेफ्ट वाला पार्ट पर यहां से यहां तक की जो एनर्जी है दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड यहां से यहां तक की जो एनर्जी है इसको हम लोग नाम दे ले रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, नाउ एक चीज आप जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन तो आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिलेशन आपने क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक चैप्टर पे देखा हुआ है। अब यहां पे ग्राफ को अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको इस ग्राफ में खास बात दिखाई दे रहा होगा कि सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाला ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड। मतलब ये रिलेशन में कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाला ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, यानी अगर इस वाले चीज को अप्लाई करें इस इक्वेशन पर तो फॉरवर्ड वाला ज्यादा है और बैकवर्ड वाला कम है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, दैट मींस डेल्टा H का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा, है ना। यानी ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किस ग्राफ के बारे में बोल रहा है, एंडोथर्मिक ग्राफ के बारे में बोल रहा है, और एंडोथर्मिक में डेल्टा H का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को जरा यहां पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। इस वाले ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाला ज्यादा दिख रहा होगा इन कंपैरिजन टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। देखो ये वाला ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड, है ना। और चेंज इन एंथैल्पी जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक ना। अब देखिए जरा, इस बार बैकवर्ड ज्यादा हो चुका है, बैकवर्ड तो नेगेटिव में है, देख सकते हो आप। तो अगर बैकवर्ड नेगेटिव में है तो डेल्टा H का वैल्यू क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, दैट मींस ये आपका एक्सोथर्मिक बन जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक को दिखा रहा है और ये वाला ग्राफ जो है आपका एंडोथर्मिक को दिखा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ को कॉपी करो और उसके बाद फिर हम लोग ओरिएंटेशन बैरियर को समझते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर, यहां पे ए नहीं बल्कि बी होगा। ठीक है ना, ए तो हम लोग एनर्जी बैरियर देखे और बी क्या है आपके पास, ओरिएंटेशन बैरियर। तो यहां पे लिख रहा हूं एक पॉइंट कि फॉर इफेक्टिव कॉलिजन,
for effective collision, reacting molecule should possesses, या फिर should have कर दो, should have proper orientation, एक अच्छा ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए, तभी कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 है, जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो N2 और O4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब 2 अलग अलग ओरिएंटेशन की मदद से आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैं एक ऐसा ले लेता हूं, नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक NO2 का पार्ट हो गया, 2 NO2 चाहिए ना। एक मैं ऐसा ले लेता हूं यहां पर, और एक यहां पे ले लेता हूं O और यहां पे ले लेता हूं O। ठीक है, एक तो ऐसा ओरिएंटेशन ले लिया। तो जब आपस में कोलाइड करेगा, क्या कराएगा? कोलाइड या फिर कॉलिजन। तो कॉलिजन कहां पर होगा? इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ। तो कॉलिजन करने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा, कॉलिजन करने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। कॉलिजन कहां पर हुआ है? इस जगह पे कॉलिजन हुआ है। समझ रहे हो बात को? अब देखो, ये जो कॉलिजन हुआ इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज अ इफेक्टिव कॉलिजन। क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव कॉलिजन। तो अगर इफेक्टिव कॉलिजन हो गया है ना, तो ये प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होगा एक दूसरे से, और आपका यहां पे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे बात को? लेकिन अगर मान लो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, जैसे मैं अगर NO2 को ऐसे सोच लूं एक, और एक ऐसा सोच लूं O, यहां पर N, और ये हो गया सर O। अब यहां पे मैं कॉलिजन कराऊं, तो कॉलिजन कहां पर होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो कॉलिजन जब होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। यहां पे आपका कॉलिजन हुआ है। अब ये कॉलिजन आपका इनइफेक्टिव है। कैसा है? इनइफेक्टिव कॉलिजन है। अब अगर इनइफेक्टिव कॉलिजन है तो मॉलिक्यूल यहां पे सेपरेट हो जाएंगे। मॉलिक्यूल अगेन क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। और अगेन मॉलिक्यूल सेपरेट होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का होना मस्ट है। और अगर इनइफेक्टिव कॉलिजन है तो उससे मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, वहां पे कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ये 2 इंपॉर्टेंट बैरियर को क्रॉस करेगा, तभी जाके प्रोडक्ट बना सकता है, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग या कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी कर लो, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। ठीक ना। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे मूव करें तो पढ़ना है हमें अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय अर्हेनियस। रिलेशन क्या है? K इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर K क्या है? दिस इज अ रेट कांस्टेंट। A क्या है? A इज अ अर्हेनियस पैरामीटर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस नाम से ए को पुकार सकते हैं।
अच्छा, ई बाबू क्या है? दिस इज अ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी है ना। और आर क्या है? आर तो आप जानते हैं, दिस इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, और टी आपको पता है, टी इज अ टेम्परेचर। टी क्या है? आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो यही है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। अभी इसको हम लोग ड्राइव भी करेंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताता हूं। अब जरा सोच के देखें कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये पूरा वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो टेम्परेचर कहां पर है? EA अपॉन RT पर है, आप देख सकते हो। आप डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो EA अपॉन RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। लेकिन यहां पे माइनस भी लगा हुआ है ना, तो माइनस EA अपॉन RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। आप समझ सकते हैं, यहां पे T को आप बढ़ा रहे हो तो ये पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस के साथ चलेंगे तो ये वैल्यू बढ़ने लगेगा आपका। अब इसका पावर बढ़ना मतलब K बढ़ गया, K क्या हो गया? बढ़ गया। और K बढ़ना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बढ़ती है। ठीक ना। वहीं पे अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, मैं इस T की वैल्यू को कम करने लग गया, तो EA अपॉन RT पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। डिनोमिनेटर पर वैल्यू कम करने से पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा। लेकिन अगर माइनस के साथ सोचें, भाई प्लस के साथ ये बढ़ रहा था तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा? कम। अब इसका पावर कम हो रहा है तो K का वैल्यू भी कम होगा, और K का वैल्यू कम, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पे सोचिए, अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं, EA को बढ़ा रहे हैं आप, तो EA को अगर आप बढ़ाते हो तो EA अपॉन RT भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। भाई EA बढ़ाने से EA अपॉन RT बढ़ेगा, लेकिन अगर माइनस EA अपॉन RT देखें तो प्लस में ये बढ़ रहा था तो माइनस में क्या होगा? कम। अब किसी का पावर कम हुआ मतलब K भी कम हो गया, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? आपका कम हो गया। तो आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं तो EA अपॉन RT का वैल्यू भी क्या होगा? कम। लेकिन माइनस EA अपॉन RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। और K हो गया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। यानी ये रिएक्शन आपका स्लो हो चुका है, और ये रिएक्शन आपका फास्ट हो चुका है। तो रिएक्शन फास्ट कराने का दो तरीका है, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका अर्हेनियस इक्वेशन को लेकर के। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद अर्हेनियस इक्वेशन आया कैसी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। देखो, अर्हेनियस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को। किसको? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ, या द नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, कॉल्ड एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मान लो Z को मैं कह रहा हूं दिस इज अ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक कंसीडर कर रहा हूं F, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सी मॉलिक्यूल? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ना, जो कोलाइड करने वाला है। फिर एक कंसीडर कर रहा हूं P, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
और एक कंसीडर करते हैं आर, दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, दिस या प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर लिखेंगे। अब चूंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करना है, ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं कि रेट को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रिएक्टेंट की बात हो रही है तो साइन क्या रहेगा, यहां पे नेगेटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग के इंटू कॉन्सेंट्रेशन के पावर स्टिचोमेट्रिक होता है, ये आप जानते हो रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं 1 बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, 1 बना लेता हूं, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, के लिखा जा सकता है, कर सकते हैं। यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या मिला, देखो तो r की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू f इंटू जेड इंटू टी, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू f इंटू जेड इंटू टी लिख सकते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, समझे आगे। नाउ अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी क्लास 11 में पढ़ा गया है ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कहां पर, स्टेट ऑफ मैटर पर। F बराबर क्या था वहां पे, E के पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। और Z इंटू पी को हम लोग एक साथ बोलते हैं A, जिसको हम लोग नाम देते हैं अर्हेनियस पैरामीटर। इस इक्वेशन को आप सेकेंड कह लें, और सेकेंड इक्वेशन को पूरा उठा करके आप इसको थर्ड बोल लो और इसको बोल लो सेकेंड, है ना, इसको बोल लो सेकेंड और इसको बोल लो थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को उठा करके सिंपल आप सेकेंड में रख दो तो आपका डेरिवेशन अर्हेनियस का हो जाएगा। मैं यूज करूं यहां से पुटिंग इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। तो k इज इक्वल टू f के जगह पे क्या रखना है, e के पावर माइनस EA अपॉन RT, है ना, और z इंटू पी के जगह पे क्या रखना है, a रखना है। तो देखो तो क्या आ चुका अर्हेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू क्या मिला, a e के पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो k है रेट कांस्टेंट, a है अर्हेनियस पैरामीटर, EA है एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस कांस्टेंट और T है आपके पास टेम्परेचर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन निकाल चुके हैं, ठीक ना। इसको जरा आप कॉपी कर लो और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। देखो अर्हेनियस इक्वेशन क्या मिला था, k इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA अपॉन RT, दोनों तरफ लॉग ले लो आप, है ना, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ln ले लें। ln कहने का मतलब लॉग बेस e भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a इंटू e के पावर माइनस EA अपॉन RT। नाउ ln k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो ln a इंटू b को क्या लिख सकते हैं, ln a प्लस ln b, यानी ln e के पावर माइनस EA अपॉन RT। अब ln a के पावर n का फॉर्मूला याद होगा, n आगे आ जाता है, तो ln k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln a माइनस EA अपॉन RT ln e। नाउ ln e का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो क्या मिल गया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT मिल गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ln k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T प्लस ln a,
है ना। अब इसके माध्यम से ग्राफ बनाएंगे हम लोग। इसको बोल लो आप y, इसको बोल लो आप m, इसको बोल लो आप x और इसको बोल लो आप c। तो इक्वेशन क्या मिला है देखो तो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और ये कर्व कैसा बनाता है, लीनियर बनाता है। कैसे बनेगा, हम लोग दो एक्सिस लेंगे, x के तरफ मैं कंसीडर करता हूं 1/t और y के तरफ कंसीडर करते हैं ln k। स्लोप कितना लेके चलना है देखो तो, यहां से यहां तक है इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट है आपके पास ln a, दिस इज ln a, और यहां से स्लोप जाएगा आपके पास नेगेटिव। स्लोप कैसा जाएगा, नेगेटिव। यहां पे स्लोप जो मिला है आपके पास दिस इज टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, m के बराबर, यानी माइनस EA अपॉन क्या होगा, r होगा। ठीक है। नाउ इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पहले इसको आप कॉपी कर लो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास रिलेशन जो मिला था वो क्या था, दिस इज ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। ना हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि ln को हम लोग log बेस e भी कहते हैं और इसको हम लोग 2.303 log बेस 10 भी कहते हैं। तो log 10 वाला फंडा रखें यहां पे, तो 2.303 log बेस 10 k इज इक्वल टू, यहां पे भी रखें तो 2.303 log बेस 10 इंटू a माइनस क्या हो जाएगा, EA अपॉन RT हो जाएगा। अब 2.303 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो तो क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन 2.303 log बेस 10 k, और इधर भी करो तो 2.303 अपॉन 2.303 log बेस 10a, और यहां पर भी करना पड़ेगा तो EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T। ठीक है, ये और ये आपका कटेगा, ये और ये आपका कटेगा। रिलेशन क्या मिल गया, log बेस 10k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T प्लस log बेस 10 इंटू A। रिलेशन मिल गया है ना। तो आपके पास जो रिजल्ट मिला है वो क्या है, log बेस 10k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/t प्लस log बेस 10 इंटू A। ये रिलेशन आपको मिला है। नाउ इसके माध्यम से अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो इसको आप y कह लो, ये क्या हो गया m, ये हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास c। तो ग्राफ क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अभी भी कर्व कैसा बनने वाला है, लीनियर बनने वाला है। कैसे बनाएंगे, x एक्सिस के तरफ रख दो 1/t, देख सकते हो x के जगह पे 1/t, और y के जगह पे रख दो log बेस 10k, और इंटरसेप्ट कितना लेके चलना, log बेस 10a। मान लो इतना इंटरसेप्ट है, जैसे log बेस 10a हो जाएगा, और यहां से स्लोप किधर जाएगा, नेगेटिव के तरफ। m माइनस में है ना तो नेगेटिव के तरफ, यानी स्लोप जो मिला यहां पर ये किसके बराबर है, तो टेन थीटा के बराबर है, और ये किसके बराबर है, तो माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R के बराबर है। ठीक है, तो ये है आपके पास अर्हेनियस इक्वेशन का सिग्निफिकेशन। ठीक ना, रिलेशन को माइंड रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। इसको कॉपी करो, फिर आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट हमें रिलेशन के तौर पे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक तो रिलेशन देख चुके हैं, log बेस 10k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T प्लस log बेस 10 इंटू A। ठीक है, फॉर टेम्परेचर T1 है ना,
फॉर टेम्परेचर T1। अगर T1 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो K को आप K1 के साथ डिनोट कर लो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, log बेस 10 K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T1 प्लस log बेस 10 इंटू A। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर टेम्परेचर T2 बोल लो, फॉर टेम्परेचर T2, तो T2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, log बेस 10 K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 प्लस log बेस 10 इंटू A। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को आप घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना, सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकेंड टू 1। सेकेंड में 1 को माइनस करो, क्या मिलेगा, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 इज इक्वल टू, अब इसको लिखना पड़ेगा, दैट इज माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 प्लस log बेस 10 इंटू A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T1 एंड प्लस क्या हो जाएगा, log बेस 10A हो जाएगा, log बेस 10A। अब इसको जरा सॉल्व करें, देखो तो log A माइनस log B को क्या लिखते हैं, log A बाई B लिखते हैं, यानी log बेस 10 K2 अपॉन क्या होगा, K1। इसको लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log बेस 10A माइनस माइनस क्या होगा, प्लस EA अपॉन 2.303 R T1, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस log बेस 10 इंटू A। ये और ये आपका कैंसिल आउट, ठीक है, क्या मिल जाएगा, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो, तो EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, क्या कॉमन निकल रहा है देख लो, log बेस 10 K2 अपॉन K1 कॉमन क्या निकल रहा है, EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट निकाला जा सकता है, ठीक है ना, इसको कॉपी करो। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की जर्नी को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 E के पावर माइनस 28000 बाई T केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या जानते हैं अर्हेनियस इक्वेशन में, K इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA अपॉन RT। तो देखो तो A के जगह पर ये वाला वैल्यू रखा हुआ है, यानी A बराबर क्या दिख रहा है यहाँ पे 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और E के पावर में कितना है माइनस 28000 बाई T, और यहां पर क्या है माइनस EA अपॉन RT। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से कि माइनस 28000 बाई T इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT। इसके जगह पे ये रखा हुआ है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव कटा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होगा 28000 इंटू R का वैल्यू पता है 8.314, तो EA बराबर क्या लिख सकते हैं 28000 इंटू 8.314, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, देखो कितना आता है, तो ये आता है 232792 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 232.792 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी मिल चुका है, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।
चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इज इनफाइनाइट। टेम्परेचर आपको कहां तक लेके जाना है? इनफाइनाइट तक लेके जाना है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो के का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है। तो हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या k इज इक्वल टू क्या होता है? ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। टेम्परेचर क्या करना है? इनफाइनाइट करना है। तो k इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू इनफाइनाइट, है ना। और किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट के साथ डिवाइड करोगे तो वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी के पावर जीरो, यानी आप क्या लिख रहे हैं? e के पावर माइनस जीरो, किसी का पावर जीरो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो k बराबर क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट करते हैं तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर मिल रहा है? अर्हेनियस पैरामीटर के बराबर मिल रहा है। ठीक ना, इसको जरा कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करें तो एक और क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन अ टी केल्विन वाज फाउंड टू बी 2.303 RT जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी लेने कितना बोला है? 2.303 RT जूल पर मोल, ये बोला है लेने। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू अर्हेनियस पैरामीटर या अर्हेनियस फैक्टर, यानी k अपॉन a का रेशियो कितना होगा ये आपको पता करना है। तो हम लोग को मालूम है log बेस 10k इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू टी प्लस log बेस 10 इंटू a। भाई इसको उठा के इधर कर लो, तो log बेस 10k माइनस log बेस 10a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू टी। एक्टिवेशन एनर्जी जो दिया गया है यहां पे पुट करो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? log बेस 10 k अपॉन a लिख सकते हैं। यहां पे क्या होगा? 2.303 r इंटू टी डिवाइड बाई 2.303 r इंटू टी। ये और ये कटेगा, वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास? log बेस 10 k अपॉन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 कर सकते हैं। log को उठा के इधर करेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, यानी एंटी लॉग -1। और एंटी लॉग को कैसे लिखते हो? तो एंटी लॉग को लिखते हैं 10 टू द पावर के फॉर्म में। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो या k अपॉन a इज इक्वल टू 0.01 भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इसको जरा कॉपी करो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम बढ़ा देना। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। टेम्परेचर आपको 293 से 313 लेके जाना है, यानी T1 कितना है? 293 केल्विन और T2 कितना है? 313 केल्विन, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम इंक्रीज करना है, यानी R2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4R1। सेकेंड रेट पहले का 4 गुना हो गया है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? देखो तो दिस इज K2 और इसको क्या लिख सकते हैं? K1, यानी कि 4K1 हो जाएगा। तो अब रिलेशन हम लोग को मालूम है कि log बेस 10 K2 अपॉन K1 पढ़ चुके हैं ना। EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अभी जस्ट हम लोग ड्राइव भी किए हैं। log बेस 10 K2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4K1 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA आपको फाइंड आउट करना है 2.303 और R का वैल्यू कितना? 8.314। T1 कितना है आपके पास? 293 केल्विन और T2 हमारे पास कितना है? तो 313 केल्विन। ठीक है, अब इसको जरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये K1 से K1 कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? log 4 को log 10 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 313 माइनस होगा 293 डिवाइड बाई 293 इंटू
313। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0.301 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 माइनस 293 डिवाइड बाई 293 इंटू 313। ना इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो EA निकल करके आता है 5.4 इंटू 10⁴ जूल पर मोल। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसको कॉपी करो, कुछ और क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 10 मिनट एट 47 डिग्री सेल्सियस। मतलब हाफ लाइफ पीरियड है ना। 50% कहने का मतलब क्या है कि 50% कंप्लीट, दैट मींस हाफ लाइफ पीरियड। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर 30 मिनट्स एंड टेम्परेचर यहां पर कितना है, तो ये है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो K1 आप इसको नाम दे दो, तो 0.693 अपॉन टाइम हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो 0.693 अपॉन टाइम कितना है, 30 मिनट। सेकेंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये सेकेंड के फॉर्म में आ जाएगा ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये निकल करके आता है 3.85 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ये केवल हमें मिल चुका है। ना हम लोग बात करेंगे फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट में जो टेम्परेचर दिया गया है, इसको T1 कह लो, इसको T2 कह लो, है ना। यहां पर दिया गया 47 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 320 कैल्विन आ जाएगा यहाँ पे। भाई 273 से ऐड कर देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहां पे आप K2 निकालेंगे तो 0.693 अपॉन T, यानी कि 0.693 अपॉन टाइम कितना, 10 मिनट। सेकेंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको अगर आप सॉल्व करके आओगे तो आएगा 11.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है। दैट इज EA बराबर क्या होगा ये पता करना। और यूनिट ध्यान देना, यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मोल के फॉर्म में, है ना। तो हम लोग रिलेशन जान चुके हैं कि log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस क्या होगा, 1 अपॉन T2 होगा। अब log बेस 10 K2 आपके पास कितना है, 11.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और K1 आपके पास कितना है देख सकते हैं, 3.85 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303। और R का वैल्यू किलो कैलोरी के फॉर्म में क्या होता है, R का वैल्यू किलो कैलोरी में होता है 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। ठीक है। तो हम लोग R की जगह पर रखेंगे क्या, 2 इंटू 10⁻³ और T1 आपके पास दिया गया क्वेश्चन पर। जो T1 है बाबू हमारे पास वो है 1 अपॉन 300 और T2 है आपके पास 1 अपॉन 320। अब इसको सिंपल सॉल्व करो, इसको इससे कट करोगे तो 3 टाइम में चले जाएंगे, यानी log बेस 10 3 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करें तो 320 माइनस 300 एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 300 इंटू क्या होगा, 320 हो जाएगा। सही है। अब log 3 का वैल्यू कितना निकल करके आता है, तो ये आता है 0.475। ये log 3 का वैल्यू हो गया, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। यहां पे क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 300 इंटू होगा 320। नाउ इसको सॉल्व करें तो EA बराबर आएगा 10.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मोल, और किलो कैलोरी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो किलो कैलोरी के फॉर्म में होगा 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है,
इसको जरा आप कॉपी करो, और अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन पे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसका जवाब नेक्स्ट लेक्चर पे भी दे सकता हूं और कमेंट सेक्शन में भी दे सकता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड बाय 2 किलो कैलोरी at 27 डिग्री सेल्सियस, हेंस रेट विल बी। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी का अर्हेनियस इक्वेशन रिलेशन क्या है? AE के पावर माइनस EA अपॉन RT, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। और एक मान लो आप K डैश एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस वाला, ये कैटलिस्ट वाला ये नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो क्या होगा AE के पावर माइनस EA डैश या EA ही ले लो अपॉन क्या होगा RT, इसको मान लो आप EA1 और इसको मान लो आप EA नंबर 2, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट के साथ डिवाइड करो, तो K डैश अपॉन K इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA2 अपॉन RT डिवाइड बाई AE के पावर माइनस EA अपॉन RT। एक और काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा T को ऐसे ही छोड़ दो, सेम टेम्परेचर है, A से A आपका कट जाएगा, तो K डैश अपॉन K को क्या लिख सकते हैं, E के पावर माइनस EA2 अपॉन RT डिवाइड बाई E के पावर माइनस EA1 EA1 बाई क्या होगा RT होगा, है ना। अब इसको सिंपल सॉल्व करें, इसको ऊपर लिखो तो क्या लिख सकते हैं, K डैश अपॉन K इज इक्वल टू E के पावर माइनस EA2 RT इंटू, इसको ऊपर लिखें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो E के पावर होगा माइनस EA1 अपॉन RT प्लस हो जाएगा ये, है ना। ये ऊपर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, तो K डैश अपॉन K इज इक्वल टू E के पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन RT कॉमन निकल जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे EA1 माइनस क्या हो जाएगा EA2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे कह रहा है कि ये डिक्रीज कितना कर रहा है, 2 किलो कैलोरी, मतलब ये जो आपके पास है दैट इज क्वेश्चन पर EA1 माइनस EA2 ये कितना दे दिया गया है, दैट इज 2 किलो कैलोरी दे दिया गया है। क्वेश्चन में इतना डिक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो। तो K डैश अपॉन K इज इक्वल टू E के पावर 1 अपॉन R किलो कैलोरी के फॉर्म में क्या होता है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और 27 डिग्री सेल्सियस को आप कैल्विन में 300 लिख सकते हैं। हाँ, इसको कैल्विन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 300 कैल्विन ना, और इसको तो आपने कह दिया सर 2 कह दिया, कह सकते हैं। अब क्या मिल गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करके देखना होगा, ये 2 से 2 आपका कट जा रहा होगा, तो क्या मिलेगा K डैश अपॉन K इज इक्वल टू E के पावर, इसको ऊपर ले जाओ यानी 1000 बाई क्या हो गया 300 हो गया। सॉल्व करके देख सकते हैं इस वाले पार्ट को, तो 0 0 0 0 कैंसिल, यानी E के पावर क्या मिला 10/3 मिला। अब दोनों तरफ आप लॉग लेके चलो, दोनों तरफ लॉग लेके चलेंगे तो लॉग बेस E K डैश अपॉन K इज इक्वल टू लॉग बेस E के पावर 10/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग बेस E K डैश अपॉन K, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर वाला आगे आ जाएगा 10/3, और लॉग E का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। अब क्या करें आप, लॉग E को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस E को लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। ना इसको यहां पे पुट करें तो क्या मिलेगा 2.303 लॉग बेस 10 K डैश अपॉन K इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉग बेस 10 K डैश अपॉन K इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या मिला 2.303 इंटू 3 मिला, तो ये आएगा बाबू 1.44। कितना आएगा 1.44। नाउ लॉग 10 को उठा के इधर कर दो तो एंटी लॉग हो जाएगा, K डैश अपॉन K इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.44।
और एंटी लॉग 1.44 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं k डैश अपॉन k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1.44। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 28। कितना आएगा? 28। देयरफॉर k डैश बराबर क्या मिल गया? 28k मिल गया। यानी कि इस क्वेश्चन पर जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्ड हुए थे ना 2 किलो कैलोरी पर, तो रेट में कितना बदलाव आएगा? तो 28 टाइम आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिख रहा है। करना कुछ नहीं है, एक बार विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन लिखा और एक बार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इक्वेशन लिखा, फिर दोनों को हमने डिवाइड किया तो आप यहां तक पहुंचे। ये क्वेश्चन पे दिया गया 2 किलो कैलोरी, हमने पुट किया, आर की वैल्यू किलो कैलोरी के फॉर्म में 2 × 10⁻³ टेम्परेचर हो गया 300। इसको सॉल्व करें तो ऐसा आ गया हमारे पास। लॉग बेस ई दोनों साइड कंसीडर किए तो यहां तक पहुंच जाएंगे। लॉग ई को आप क्या कह सकते हैं? 2.303 लॉग बेस 10। तो इसको हमने इस वाली जगह पे रखा और सॉल्व किया तो ऐसा रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो और उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 9 किलो कैलोरी पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी कितना गिवन है? 9 किलो कैलोरी पर मोल। द इंक्रीजेस इन द रेट कांस्टेंट when its temperature is raised from 295 Kelvin to 300 Kelvin approximately। रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज करना है अगर टेम्परेचर 295 से कहां पे पहुंचते हैं? 300 तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? तो आप रिलेशन जानते हैं कि log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस क्या होगा? 1 अपॉन T2 होगा। सही है। अब log बेस 10 K2 अपॉन K1 एक्टिवेशन एनर्जी पता है 9 किलो कैलोरी डिवाइड बाई 2.303 और R की जगह पे किलो कैलोरी में क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻³ T1 आपके पास कितना है देखो तो 295 केल्विन और T2 आपके पास कितना है? तो सर 300 केल्विन है। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करो। log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ऊपर भेजेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। 2.303 इंटू 2 यहां पे सॉल्व करें एलसीएम लेके तो 300 माइनस 295 डिवाइड बाई 295 इंटू क्या होगा? तो 300 होगा। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना बाबू तो ये निकल करके आता है log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 0.11। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आता है? 0.11। log 10 को उठा के इधर कर दो तो क्या मिल जाएगा? एंटी लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.11 और एंटी लॉग 0.11 को 10⁻0.11 लिख सकते हैं। Therefore, K2 अपॉन K1 अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग निकल करके आ जाता है 1.28 इसको सॉल्व करने के बाद। Therefore, K2 इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1.28 K1। अब कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज किया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? तो K2 माइनस K1 डिवाइड बाई K1 इंटू क्या होगा? 100। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे और फाइनल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा ना। अब सारे वैल्यूज को आप रखें। K2 आपके पास हो चुका है 1.28 K1 माइनस K1 डिवाइड बाई K1 इंटू 100। ना इसको आप सॉल्व करें यहां से, इससे इसको माइनस करोगे आएगा 0.28 K1 डिवाइड बाई K1 इंटू क्या होगा? 100 होगा। ये और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 28%। यानी टेम्परेचर 295 केल्विन से 300 केल्विन तक जाओगे तो रेट कांस्टेंट कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? 28% इंक्रीज करेगा।
आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। देखो बच्चों, मैं कहीं कहीं कैलकुलेशन पहले से कर रखा हूं तो मैं आगे निकल जा रहा हूं करके, ठीक है। आप आराम से बैठ करके इस टाइप के कैलकुलेशन को करके देखना, आपका कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। इसको जरा आप कॉपी करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द टू गैसेस रिएक्शंस फॉलोइंग डाटा आर गिवन। आपके पास दो डाटा दिया गया है, ए से बी का रिएक्शन है, K1 का वैल्यू दिया गया है, और सी से डी का भी रिएक्शन है, K2 का वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर एट विच K1 बिकम्स इक्वल टू K2। K1 और K2 किस टेम्परेचर पे समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि K1 को K2 के बराबर करना है, ये नहीं करना है, तो मैं दोनों इक्वेशन को रख देता हूं यहां पे। K1 में क्या था, 10 टू द पावर 10 e के पावर -20,000 बाई टी इज इक्वल टू K2 कितना है, 10 टू द पावर 12 e के पावर 24606 बाई टी। देखो तो क्या क्या जा रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 12, इसको करें तो e के पावर -24606 बाई टी डिवाइड बाई e के पावर -20,000 बाई टी। नाउ इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 12 इज इक्वल टू e के पावर -24606 बाई टी इंटू e के पावर 20,000 बाई क्या होगा, टी होगा ना भाई। ये माइनस है, ऊपर लेके जाओ तो प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो e के पावर 1 अपॉन टी कॉमन निकल रहा है, और क्या मिल जाएगा यहां से, -24606 प्लस 20,000। नाउ 1 अपॉन 100 या 10 टू द पावर 2 आप कह लो इज इक्वल टू e के पावर 1 बाई टी, टेम्परेचर निकालना है हमें, 1 अपॉन टी, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा -4606। सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ये क्या मिल गया, e के पावर -4606 बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग बेस e 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू लॉग बेस e के पावर -4606 बाई टी। नाउ इसको सॉल्व करें तो लॉग बेस e 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, -4606 बाई टी लॉग बेस e इंटू ई। अब लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसके जगह पे 1 पुट करना होगा आपको, तो ये मिल गया log बेस e 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू -4606 बाई टी। अब log बेस e को क्या लिख सकते हैं, 2.303 log बेस 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू -4606 बाई टी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2.303 इंटू -2 log बेस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू -4606 बाई टी। log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये और ये पूरी तरीके से क्या होगा, कैंसिल आउट। log 10 का वैल्यू क्या मिल गया, 1। log 10 का वैल्यू 1, यानी टेम्परेचर क्या दिख रहा है, 1000 केल्विन दिख रहा है। कर सकते हैं सॉल्व ना, log 10 1 हो गया तो टेम्परेचर बराबर 1000 केल्विन, यानी किस टेम्परेचर पर K1 और K2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 1000 केल्विन पे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कैलकुलेशन पर ध्यान देना है बाबू, कैलकुलेशन अगर अच्छा कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बनता रहेगा, ठीक है। इसको जरा आप कॉपी कर लो। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।